हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, और आइसोटोप्स और आइसोबार्स को भी हम लोग स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे और इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ध्यान से सभी लोग सुनना। सपोज दैट ये हमारे पास कोई मेटल है। इज दैट क्लियर? हमारे पास क्या है? कोई मेटल। जब किसी मेटल के ऊपर या मेटल के सरफेस पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करते हैं, जब किसी मेटल के सरफेस पे हम लोग लाइट को डालते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो इट इज ऑब्जर्व दैट ये देखा गया कि इस मेटल के सरफेस से या इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इज दैट क्लियर? लाइट को मेटल सरफेस पे डाला और मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इस फिनोमिना को कहते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर? और इस फिनोमिना में लाइट डालने के बाद सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, या इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन electromagnetic radiation or light is strike on the surface of metal, then electrons are ejected. This phenomena is known as photoelectric effect, and the electron which is ejected is known as photoelectrons. Is that clear? अब ये जो एक्सपेरिमेंट था कि मेटल पे लाइट को डाला और आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन वहां पे देखा गया। देखो, जनरली होता क्या है, लाइट एक टाइप की एनर्जी है। आपने सरफेस पे लाइट को डाला तो इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट, या हम लोग कह सकते हैं एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की हमारे पास क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए। मतलब जितने लाइट से आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? इजेक्ट हो जाए। तो इन पॉइंट्स को हम लोग इन ऑब्जर्वेशन में कंसीडर करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हमारे पास पहला पॉइंट क्या आता है। देखो, ईच मेटल यानी कि प्रत्येक मेटल के लिए क्या होता है, हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब किसी भी मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक हम लोग कह सकते हैं एक फिक्स्ड क्या होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी से आपकी क्या निकलने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हमारे पास क्या होनी चाहिए? इंटेंसिटी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, हम लोग कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम लोग डालेंगे किसी मेटल के सरफेस पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? तो पहला पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं कि ईच मेटल यानी कि प्रत्येक मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? दूसरा पॉइंट, आपने मेटल के सरफेस पे लाइट को डाला। जैसे ही मेटल के सरफेस पे लाइट को डालेंगे तो वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उसी समय क्या होते हैं? इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं मेटल पे लाइट डालने के बाद इलेक्ट्रॉन का निकलना, इज दैट क्लियर? इनके बीच में कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होता, यानी कि जैसे लाइट पड़ी वैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो लाइट को डालने पर और इलेक्ट्रॉन के निकलने में किसी भी प्रकार का टाइम इंटरवल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है,
हम दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट हुए लाइट को डालने के बाद, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब अगर हायर इंटेंसिटी की लाइट को आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए होती है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर हम देंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो जो आपने लाइट डाली वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? अब जो रिमेनिंग लाइट या रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी की लाइट बचेगी वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया, एक मेटल पे लाइट को इंसिडेंट किया और हमने कहा उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, h। हमने कहा वो लाइट क्या है, h। इज दैट क्लियर? उसकी एनर्जी क्या है, h। इज दैट क्लियर? अब आपने मेटल के सरफेस पे इस लाइट को डाला तो क्या होगा, कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट होंगे और बाकी की जो बची हुई फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने h न्यू एनर्जी की लाइट को डाला। इज दैट क्लियर? और माना इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है h न्यू नॉट, यानी कि इसमें से इतनी लाइट किसमें यूज हुई, आपके इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास बची भी रिमेनिंग लाइट क्या बच जाती है, आपके काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर किस तरीके से देखो, h न्यू हो गया, ये h न्यू नॉट आ गया इधर, इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। तो h न्यू हो गया, आपने जितना एनर्जी की लाइट है, जितनी इंटेंसिटी की लाइट आप लोगों ने डाली थी, h न्यू नॉट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाफ mv स्क्वायर, m क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का मास, और v क्या हो गया इसका वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो जितनी अधिक ज्यादा इंटेंसिटी के लाइट को आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, उतने ज्यादा इजेक्ट होते जाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को के एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आती है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ पाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर के बारे में, या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग कह सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, उसका नाम है डी ब्रोगली इक्वेशन। तो या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की हम लोग बात कर सकते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल बिहेवियर में। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनना, आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1905 में, आइंस्टाइन ने 1905 में ये सजेस्ट किया था कि जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, वो डुअल नेचर को शो करता है, जिसमें से एक तो होता है आपका पार्टिकल नेचर और एक होता है आपका कौन सा नेचर, वेव नेचर। आइंस्टीन 1905 में सजेस्ट किया कि आपके पास जो लाइट होती है वो डुअल नेचर को शो करता है, पहला पार्टिकल और दूसरा आपका वेव। अब इसी बेसिस पे आगे साइंटिस्ट आए डी ब्रोगली, और उन्होंने क्या किया, 1924 में इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और ये कहा कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, वो भी पार्टिकल और वेव की तरह क्या करते हैं, बिहेवियर को शो करते हैं। 1924 में डी ब्रोगली ने भी कहा कि ऑल मैटर पार्टिकल, यानी कि सारे के सारे मैटर पार्टिकल भी, या मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव और पार्टिकल की तरह बिहेवियर को शो करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली,
डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था, माना कोई मूवमेंट करता हुआ पार्टिकल है या मूवमेंट करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका मास m, इज दैट क्लियर, उसकी वेवलेंथ लैम्डा और वेलोसिटी v हो, तो उसने एक रिलेशनशिप दिया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, जिसको हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। अब इस डी ब्रोगली इक्वेशन को हम लोगों ने डिराइव करना है, तो कैसे डिराइव करेंगे वो सभी लोग ध्यान से सुनना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। डी ब्रोगली इक्वेशन को किस तरीके, डी ब्रोगली इक्वेशन पहले हुई क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल और वेव नेचर के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। इज दैट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि डी ब्रोगली इक्वेशन आती कैसे, ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनना। आइंस्टीन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हमने उसको क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी जो होती है वो h न्यू के इक्वल होती है, इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, इज दैट क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या होगा, जो आपका एनर्जी दोनों बराबर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। एज वी नो दैट, जैसा कि सभी लोगों को पता है, h न्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। c से आपका c कैंसिल आउट, अब क्या बचेगा, mc इज इक्वल टू h लैम्डा, ठीक है। अब यहां से लैम्डा ऊपर mc आ गया नीचे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक आप लोगों को। अब क्या होगा यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, c इज इक्वल टू v, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ सकता है h अपॉन mv, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। एज वी नो दैट मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, तो p इक्वल टू mv, और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो किसी भी कोई भी मूवमेंट जो पार्टिकल होता है, मूवमेंट करता हुआ पार्टिकल होता है, उसका जो वेवलेंथ है उसके मोमेंटम ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस प्रकार से डी ब्रोगली इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली इक्वेशन को इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू।